नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ करें। दिल्ली से शराब घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी जारी है। देश भर में करीब 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी पड़ रही है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, पंजाब और हरियाणा में छापेमारी हो रही है। देश के 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है। यूपी के कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, देश के 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के भी कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, शराब घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी जारी। तो तहकीकात जारी है, छानबीन जारी है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि किसके पास कितनी संपत्ति, कहां से कितनी आय। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 6 ठिकानों पर उत्तर प्रदेश में छापेमारी चल रही है। देश के अभी 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी शामिल है। दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है। तो शराब घोटाले को लेकर के भी ये ईडी की छापेमारी जारी है दिल्ली में। और देश भर में करीब 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। तो आखिरकार इतनी ताबड़तोड़ ईडी छापेमार कार्रवाई क्यों कर रही है, ये कई विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ मकसद यही कि सभी की संपत्ति जांचना, कहां से कितनी संपत्ति अर्जित हुई उसके बारे में छानबीन करना और पूछताछ करना, इनकम के स्रोतों का पूछना। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी जारी है। तो बड़ी खबर, देश के 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, आय के स्रोत पता किए जा रहे हैं। ईडी की छापेमारी में जांच चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि आखिरकार कैसे, किसकी कितनी संपत्ति अर्जित की गई है। देश भर में करीब 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली से बड़ी खबर है, एनसीआर, यूपी, पंजाब और हरियाणा में छापेमारी जारी है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी की छापेमारी। देश भर में करीब 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। नीलेश, उत्तर प्रदेश में भी कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद पूरी जांच ईडी कर रही है। ईडी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ईडी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गोवा समेत कई राज्यों में एक साथ छापेमारी कर रही है। अगर छापेमारी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद ये केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद जो लोग उस नीति से जुड़े हुए थे, उस समय जिन लोगों ने अपने लाइसेंस रिन्यूअल कराए थे या फिर जिनको नीति के विरुद्ध जाकर लाइसेंस जारी किया गया था दिल्ली के अंदर, वो लोग अब ईडी के रडार पर हैं। कहीं ना कहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहकर कारोबार करते हैं और उनके ठिकानों पर भी छापेमारी से पहले भी ईडी की टीम कर चुकी है। आज की अगर हम बात करें तो दिल्ली समेत कई राज्यों में करीब आधा दर्जन राज्य उसमें शामिल है, जिसमें मूल रूप से अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और गोवा, उत्तर प्रदेश शामिल है। कहीं ना कहीं ईडी की टीम लगातार ये जानने का प्रयास कर रही है कि दिल्ली में आबकारी जो नीति थी उसके विरुद्ध जब लोगों को लाइसेंस देने का काम किया गया या उनके रिन्यूअल करने का काम किया गया और उसमें बड़े पैमाने पर पैसे के हेराफेरी की गई, तमाम लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम भी उसमें किया था और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकलकर सामने आया था। जिसके बाद ईडी ने पूरी जांच जो शुरू की थी, वो जांच अब और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमाम राज्यों में की जा रही है। आज की अगर हम छापेमारी की बात करें तो वो लोग इस छापेमारी में शामिल हैं जिन लोगों ने दिल्ली में अपने बड़े व्यवसाय शुरू किए थे और उनको बड़े बड़े लाइसेंस जारी किए गए थे और उनको महज कुछ ही पैसों में वो लाइसेंस दे दिए गए थे।
वो लोग अब जो है ईडी के रडार पर है कि उनसे पूछताछ होगी और कहां से उनके पास इतना पैसा आया और किस तरीके से उनका लाइसेंस रिन्यूअल हुआ, किस तरीके से उनको व्यवस्थाओं में शामिल किया गया। उन तमाम चीजों को लेकर ईडी के जो अधिकारी हैं अलग अलग राज्यों में जमे हुए हैं। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, तो इन राज्यों में बड़े पैमाने पर लोगों के नाम निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद ईडी ने अब उनकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। अब देखना होगा कि ईडी की जब जांच खत्म होती है तो कौन से वो सफेदपोश लोग हैं जो इस पूरे काले कारनामे में शामिल थे। कहीं ना कहीं जब उनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो उनके नाम बेनकाब होंगे, तो जिन लोगों ने व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का काम किया, तो आने वाले दिनों में ईडी उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन नीलेश, लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता रहा है कि जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर भी ईडी छापेमारी करे, लेकिन आज तो साफ हो गया है हरियाणा में छापेमारी हो रही है, उत्तर प्रदेश में छापेमारी हो रही है। देखिए, विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता आया है कि जो जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर अमूमन ईडी की छापेमारी नहीं होती है, लेकिन इससे पहले भी हमने कई जगहों पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनके घरों पर भी छापेमारी हुई थी, उनके घरों पर भी तमाम जो है धन बरामद हुआ था, तमाम दस्तावेज बरामद हुए थे। अगर आज की हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आरोप लगाए थे कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो गलत तरीके से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, साथ ही साथ उनके तमाम नेताओं के घरों पर ईडी ने छापेमारी की और उस छापेमारी के पीछे विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि सरकार हमारी पार्टी को कमजोर करना चाहती है, दिल्ली में हमारी सरकार को गिराना चाहती है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तमाम दिनों तक दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर भी कई ऐसे नेता हैं जिनके घरों पर छापेमारी चल रही है। अब देखना होगा कि जो विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासित प्रदेश हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन प्रदेशों में अमूमन ईडी छापेमारी नहीं करती है, लेकिन अब केंद्र सरकार का जो रुख है वो पूरी तरीके से साफ हो गया। ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो कहीं पर भी जाकर जांच करेगी। कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, अगर वो गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है तो उनके घरों पर भी छापेमारी होगी। कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये कार्रवाई का दौर चल रहा है उससे ये तमाम चीजें जो विपक्ष लगातार मुद्दा बनाकर हंगामा कर रहा था, उनको ईडी की जो जांच एजेंसी है वो जवाबी कार्रवाई करने के मूड में आ गई है, क्योंकि लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं उन्होंने जब इससे पहले भी छापेमारी की थी, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस रहा हो या आबकारी नीति के खिलाफ जाकर लोगों को फायदा पहुंचाने का मामला रहा हो, उन तमाम चीजों को लेकर ईडी अब अपना शिकंजा कसता जा रहा है कि ईडी के जो अधिकारी हैं। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान सामने आया है डंपिंग जोन को लेकर। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ हैं। केजरीवाल बीजेपी 16 जगह नए कूड़े बना रही है, नए कूड़े के पहाड़ बना रही है। कूड़े के पहाड़ से बदबू बढ़ेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल ने कूड़े के पहाड़ों पर कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में ये जो नए कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं इनसे गंदगी फैलेगी, बदबू फैलेगी, तो ये नए कूड़े के पहाड़ खत्म हो। पीयूष तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं फोन लाइन पर। पीयूष तिवारी, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो कूड़े के पहाड़ एक के बाद एक बढ़ रहे हैं, आखिरकार उनके लिए सवाल तो एमसीडी से पूछा ही जाएगा, तो इसमें क्या अभी तक दिल्ली एमसीडी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई? पीयूष, आप हैं हमारे साथ? तो बीजेपी 16 बनाना चाहती है, ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है। इसी के साथ साथ ये भी कहा है कि कूड़े के पहाड़ से बदबू बढ़ेगी और कूड़े के पहाड़ खत्म होने चाहिए, क्योंकि लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। पहले भी पूरी दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं और जब जब वहां पर आग लगती है या फिर उस कूड़े को हटाया जाता है तो वहां के आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब दिल्ली की आम आदमी सरकार लगातार दिल्ली की एमसीडी को घेर रही है, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की पार्टी है। तो कूड़े के पहाड़ खत्म हो, ये सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और कल आतिशी विधायक आतिशी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के सवाल पूछे कि आखिरकार ये एक के बाद एक पहाड़ क्यों बढ़ रहे हैं।
चलिए अब आपको दिल्ली से सीधा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बच्चों से संवाद कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर के उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी मौजूद है मंच पर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मंच पर मौजूद पर आएंगे। इनके माता पिता दोनों हमारे सुमुख बंसल और देवाग्य वत्स, और इसके बाद अमन अब सम्मानित होंगे। जोरदार तालियां और कॉम्बिनेशन देखिए, एसओई और अब गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलीपुर। आपकी तालियां याद ना दिलाना पड़े साहब। 26 लाख बच्चों के बीच इन बच्चों की उपलब्धि। और अगला बच्चा जय कुमार, सर्वोदय विद्यालय जयदेव पार्क, सम्मानित होगा जय कुमार। इसके बाद पवन शर्मा, बीसीएसजी सर्वोदय बाल विद्यालय जे ब्लॉक साकेत। जे ब्लॉक साकेत के ये स्टूडेंट हैं पवन शर्मा, अब सम्मानित होंगे। जोरदार तालियों से सम्मानित करें। और इसके बाद सुशील कुमार और साहिल, दो बच्चे एक ही विद्यालय से हैं, आरपीवीवी सेक्टर 5 द्वारका। दोनों बच्चे आएंगे और उनके साथ उनके माता पिता और विद्यालय प्रमुख, और साथ में आपकी गड़गड़ाती हुई जोरदार तालियां। अगले बच्चे केशव बंसल और अनूप मिश्रा, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय आईपी एक्सटेंशन दिल्ली। आपकी तालियों के साथ ये बच्चे मंच पर पहुंचेंगे और सम्मानित होंगे। आगे बढ़ रहे हैं। 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हो रही है। नामीबिया से भारत लाए जा रहे हैं 8 चीते। 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर शामिल हैं। नामीबिया से मध्य प्रदेश के ग्वालियर लाए जा रहे हैं ये चीते, और चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। पीएम मोदी के बर्थडे पर शिफ्ट किए जाएंगे ये चीते। भारत में 50 चीतों को बसाने की योजना है। भारत में विलुप्त हो गई है चीते की प्रजाति, और चीते की प्रजाति भारत के वातावरण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बाहर से चीतों को मंगाया जा रहा है, क्योंकि 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था भारत में। लेकिन उसके बाद ये जरूरत महसूस की गई कि भारत में चीतों का होना जरूरी है, इसलिए अफ्रीका से 8 चीते मंगाए जा रहे हैं। तो भारत में लक्ष्य है कि 50 चीतों को बसाना है, लेकिन इस वक्त एक भी चीता नहीं है। अब 8 चीतों को मंगवाया जा रहा है अफ्रीका से। दिल्ली से अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा ऐलान। 17 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चों को दी जाएगी सोने की अंगूठी। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु के बच्चों को बड़ा तोहफा। चेन्नई स्थित सरकारी आरएम अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों को दी जाएगी अंगूठी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चेन्नई स्थित सरकारी आरएम अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों को अंगूठी दी जाएगी सोने की। तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा ऐलान। 17 सितंबर को पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। और दिल्ली से अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर नोटिस जारी कर दिया गया है। मामले में फरवरी 2023 में इसकी सुनवाई होगी। कोर्ट तय करेगा पति का पत्नी से जबरन संबंध रेप है या नहीं। 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था। इसके बाद यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। कोर्ट तय करेगा कि पति का पत्नी से जबरन संबंध बनाना रेप है या नहीं है। 11 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला दिया था, और इसी के साथ साथ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मिशन 2023 की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम गहलोत इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज सीएम का 18वां जिले का दौरा कंप्लीट हो जाएगा। ये दौरा 5 दिन में सीएम गहलोत ने पूरा किया है। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे बड़ी लवकुश रामलीला के मंच पर इस बार मोदी सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निषाद राज का किरदार निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से न्यूज वन इंडिया ने रामलीला और गुजरात चुनाव को लेकर के खास बातचीत की है। सुनिए। जरूर है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, परंतु विकास उसको हमने एक आदर्श माना है और जितने भी इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं उन सभी योजनाओं के बारे में नीचे तक पहुंचाना, आम जनता तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो जाए, ये कोशिश बराबर हुई है उसके अंदर और आने वाले समय में बहुत अच्छा का परफॉर्मेंस दिखेगा। सर, कल दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात थे, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई है जो वो ऑटो वाले के वहाँ टेंडर पर जाते हैं, उसको लेकर सर क्या कुछ? देखिए, अब थोड़ा जादूगर तो है, वो उसको कई तरह के प्रयोग है केजरीवाल जी करते हैं और उनके जैसा दिखाने का करने का 2 तरह का उनका चरित्र है और इसलिए क्या करने वाले हैं वो उनका एक अपना अंदाज है। परंतु राजनीतिक पार्टियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम जनता के लिए काम करते हैं तो एक विश्वास के साथ काम करते हैं। इस प्रकार का एक भरोसा भी मैं कह सकता हूँ गुजरात के बारे में। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में सक्षम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे मेरे साथ राज्य मंत्री कैमरामैन मोहित के साथ मैं आकाश शर्मा, दिल्ली। जरूर है। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राजद के बड़े नेता का मुंगेर में आगमन हुआ। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री जितेंद्र राय मुंगेर परिसदन पहुंचे, जहां पर राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका गर्मजोशी से जोरदार स्वागत किया गया। उस समय जिला प्रशासन आवंटित किया था, उस पर हाई कोर्ट का कोई आदेश आया था ऐसा जिसमें जल पोखरा को नहीं भरा जा सकता, इसलिए वो योजना सफल नहीं होता। अब हम लोग नए सिरे से जिला प्रशासन को निर्देश देंगे कि कोई स्थल हम लोग को चिन्हित करके दे जहाँ पर हम लोग स्टेडियम बनाए, जहाँ लोग खेलते प्रति जागरूक हों और खेलने का काम करें। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं किस जिला में किस खेल का ज़्यादा प्रचलन है और खिलाड़ियों का ज़्यादा रुचि, उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था करेंगे। और खबर बिहार के कैमूर जिले से है, जहां पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद ने प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर हमला बोला है। कि अगर एक हफ्ते के अंदर दोषी नहीं पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं होती है और थाना प्रभारी निलंबित नहीं होता है, तो 15 दिन के अंदर हम वहां जाकर के स्थल पर प्रदर्शन। इससे साफ जाहिर होता है बेगूसराय में जो घटना घटी है, एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी सवार होकर के फायरिंग करते हुए जा रहे थे, जिसमें 11 लोग घायल हुए, बुरी तरह से घायल हुए, जो अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है और एक की मौत हो गई। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और अपराधी बेलगाम हो गए। नई एक कहावत है कि सैया भय और कुतवाल अब डर काहे के, तो उनको जहां कहीं से भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जदयू के प्रदेश सचिव और जगदीशपुर से विधानसभा की पार्टी प्रत्याशी सुष्मिलता कुशवाहा को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से मिलने पर जदयू ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने प्रदेश सचिव ने मुलाकात की थी। इसका वीडियो और फोटो वायरल होने के बाद जदयू पार्टी पूरी तरह से हरकत में आ गई है। बिहार के पूर्णिया जिले के
बनमखनखी का चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। उस समय ये मिल पूर्णिया कॉरपोरेशन शुगर फैक्ट्री लिमिटेड के अधीन थी, लेकिन बिहार शुगर एग्जीबिशन एक्ट के तहत 1977 में से बिहार सरकार ने अपनी निगरानी में ले लिया है, मगर 1997 में ये चीनी मिल बंद हो गई है। 1997 से बंद पड़ा ये मिल अब खंडर बनता जा रहा है और किसी समय ये एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन अब ये चीनी मिल कई सालों से बंद पड़ी है। यह एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल हुआ करता था, जो यह चीनी मिल 1997 ईस्वी में लालू यादव के रीजन में यह पूरी तरह से यह बंद हो गया था। बंद होने का क्या कारण था? बंद होने का कारण, मुख्य कारण यह था कि यहाँ के लोगों को जो चीनी का जो मुख्य दाम हुआ करता था वो नहीं मिल पाता था, जिसके कारण यह चीनी मिल बंद हो गया। अब क्या लग रहा है? अब यह चीनी मिल तो अब उम्मीद तो नहीं किया जा सकता है कि आखिर यह चीनी मिल कब खुलेगा। हम तो सरकार से और आपके चैनल के मार्फत से यही कहना चाहेंगे कि यदि यह चीनी मिल नहीं भी चालू होता है तो इसके जगह पे कोई दूसरा यदि उद्योग यदि यहाँ पे चालू हो जाए तो इसके चालू हो जाने से यहाँ के जो नवयुवक सब हैं या जो लोग पलायन कर गए हैं बिहार से बाहर जाकर वह अपना रोजगार मुहैया कर रहे हैं, वो तो कम से कम इसी बनमनखी में यह रोजगार। पहले किसानों की जो थी स्थिति थी वो काफ़ी खुशहाल थी और अब की जो देख रहे हैं अब वो खुशहाल नहीं है। यहाँ इस बनमनखी के बंद पर ये चीनी मिल जो आप देख रहे हैं ये राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। लगातार यहाँ जो है चुनावी मुद्दा बनाया जाता है और इसमें जो आपको बताएंगे कि ये चीनी मिल जो आप बंद पड़े हैं इसमें जो वर्कर जो काम करते थे इसमें कई इंजीनियर थे जो आज की डेट में पान की दुकान करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि गलत जगह चले गए हैं। महाराष्ट्र महिला एनसीपी महासचिव और पर्यवेक्षक नवी मुंबई पनवेल भावना घोषणोकर को घाणेकर की कार पर पत्थर फेंका गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी है कि घटना एक राजनीतिक विवाद के कारण हुई है। हमलावर पीछे से आए और वाहन पर पथराव कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुणे के MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की ओर से 12वीं राष्ट्रीय छात्र सांसद कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत आज हुई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने शिरकत की। SP सिंह बघेल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे। थैंक यू सो मच। MCB जिले के चैनपुर में संचालित AK इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज कई बार सुर्खियों में रहा है। कभी यहां की छात्राएं प्रशासन तक अपनी बात लेकर पहुंची है तो कभी पुलिस थाने तक। छात्राओं की शिकायत पर एक बार SDM ने कॉलेज पहुंचकर जांच भी की थी। उस समय यहां राशन का चावल मिला था। एक बार फिर ये कॉलेज विवादों में है, जिस पर छात्राओं और परिजन ने कॉलेज प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं जिले के कलेक्टर जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। अमृतसर से अगली खबर, तरन तारण रोड पर कार बना आग का गोला। बीबी कौलाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गाड़ी में आग लगी। मौके पर 3 गाड़ियां जल करके खाक हो गई हैं। अच्छा, ये तो सारा अंदर रखा हुआ, ये सारा अंदर है। मेरे ही आन तो पहले, हाँ जी ठीक है जी, मैं रस्ते से जा रहे हैं, मेरे ही आन तो पहले सारे अंदर ने तो ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭਜਾਈ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗ ਭਜਾਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਭਜਾਊ ਜੰਤਰ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਸਰ, ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਸੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਆ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਰ, अच्छा। मोगा के गोधेवाला स्टेडियम में लड़की के साथ हुए हादसे की जानकारी SC कमीशन के पास पहुंची। उस खबर पर संज्ञान लेते हुए विजय सांपला ने जिला प्रशासन से समस्त जानकारी हासिल की है। वहीं इस मौके पर बीते दिनों गांव मोठावाली के सरपंच के साथ हुई घटना की शिकायत भी उन्हें आज प्राप्त हुई है, जिसमें सरपंच हरनेक सिंह ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि कुछ व्यक्तियों ने उसे जाति सूचक शब्द बोले, जिसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई करने के लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई थी।
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।